हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो आज प्रमुखता से इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई हैं। कल के वीडियो में आपको ऑडियो नहीं मिल पाया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। जब तक आप किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सरल है या फिर कठिन है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर सोचते हैं कि ये टॉपिक मेरे लिए टफ़ है, और अगर आपने सोच लिया है कि टफ़ है तो वो आपके लिए हमेशा टफ़ बना रहेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कई एक्सरसाइजें उसकी नहीं लगाएंगे तो टॉपिक आपके लिए हमेशा कठिन बना रहेगा। चाहे वो इंग्लिश में हो, रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके, कोई भी सब्जेक्ट हो। जब तक आप उस टॉपिक को गहनता से नहीं पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस खूब नहीं करेंगे, वो टॉपिक आपके लिए हमेशा कठिन बना रहेगा। अगर एक बार उसको आप समझ लेंगे, उसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके सेट पेपर उस टॉपिक के लगा लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो टॉपिक आपके लिए एक सरल टॉपिक हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है, बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है कि ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को किया बाहर। मध्य एशिया में अपनी पैठ बनाना चाहता था भारत, लेकिन उसमें उसको तगड़ा झटका लगा है। उस पर है ये न्यूज़। और हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे स्कूल, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ 3 घंटे की होंगी। उसमें सिर्फ बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को कर दिया है बाहर। अमेरिकी दबाव में जब से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया है, उसी समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव घुलने लगा था। ईरान ने इसका जवाब अब चाबहार से जाहेदान तक की महत्वपूर्ण रेल परियोजना से भारत को बाहर करके दिया है। इससे भारत की परेशानी की दो वजह हैं। एक तो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशियाई देशों तक कारोबार करने की भारत की रणनीति को गहरा धक्का लगा है। दूसरा, ईरान ने संकेत दिया है कि समूचे चाबहार सेक्टर में चीन की कंपनियों को बड़ी भागीदारी निभाने का रास्ता साफ किया जा सकता है। ईरान ने कुछ दिन पहले ही चीन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वहां चीनी कंपनियां अगले 25 वर्षों में $400 अरब का भारी भरकम निवेश करेंगी। ईरान के इस फैसले पर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ईरान का फैसला चाबहार पोर्ट के जरिए रणनीतिक हित साधने की कोशिश को धक्का लगा है। चाबहार पोर्ट सिर्फ भारत की अफगानिस्तान नीति और अफगान में पाकिस्तान की घुसपैठ को कम करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिस रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग किया गया है वह भविष्य में भारतीय उत्पादों को रेल मार्ग से यूरोप तक बहुत ही कम समय में और कम लागत पर भेजने का काम करने वाला था। यह रेल प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट के जाहेदान के बीच का है। भारत की तैयारी इसे जाहेदान से आगे तुर्कमेनिस्तान के सीमाई शहर साराख तक ले जाने की थी। इसकी संभावनाओं को देखते हुए भारत चाबहार पोर्ट पर एक बड़ा आर्थिक जोन भी बनाने की योजना बना रहा था। इसकी जानकारी जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे स्कूल। कोरोना संकट काल में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन अधिकतम 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा। हालांकि क्लास के हिसाब से इसका भी अलग अलग समय तय किया गया है। पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2 से 3 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस दौरान कोई भी क्लास 45 मिनट से अधिक की नहीं होगी। मंत्रालय ने प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए भी पढ़ाई के घंटे यानी कि स्क्रीन टाइम तय किए हैं। इन बच्चों को हर दिन सिर्फ आधे घंटे ही ऑनलाइन क्लास होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
प्रज्ञाता नाम से यह गाइडलाइन जारी की है। यह 8 बिंदुओं यानी कि प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यॉक यानी कि टॉक, असाइन, ट्रैक और एप्रिसिएट पर आधारित होगी। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि भारत चीन के बीच मैराथन बैठक। दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच रात 9 बजे के बाद तक कल वार्ता चलती रही और ये अब तक की सबसे बड़ी मैराथन यात्रा बैठक थी। दूसरी न्यूज़ है इजराइल से हेरोन ड्रोन व एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा भारत। हेरोन ड्रोन लगातार 2 दिनों तक उड़ान भरने और 10,000 मीटर की ऊंचाई से टोल लेने में सक्षम है। तो ये इस न्यूज़ को भी हम देखेंगे। और भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद बने हैं सूरीनाम के नए राष्ट्रपति। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है भारत चीन के बीच मैराथन बैठक। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच चुशुल में मंगलवार सुबह शुरू हुई बैठक देर शाम तक जारी रही। बैठक में सैन्य वापसी के लिए अभी तक उठाए गए कदमों की समीक्षा के साथ इसे किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तरीय यह चौथी वार्ता थी। विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बार की बैठक भारतीय सीमा में चुशुल में हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की यह बैठक दिन में 11 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे के बाद तक जारी रही। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से दक्षिण सिंजियांग क्षेत्र के कमांडर ने नेतृत्व किया है। बैठक में भारत की ओर से नियंत्रण रेखा पर 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सैनिकों को पीछे करने के दूसरे चरण की प्रक्रिया को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर भी गहन विचार हुआ। बैठक में तनाव वाले बिंदुओं से सैनिकों और सैन्य साजो सामान पीछे करने पर चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि सैन्य कमांडर स्तरीय पहली वार्ता 6 जून 2020 को हुई थी, जिसमें चीन ने LAC पर 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल पर रजामंदी दिखाई थी, लेकिन बाद में अमल नहीं हो सका था। नेक्स्ट न्यूज़ है इजराइल ने हेरोन ड्रोन व एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा भारत। चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत सीमा पर निगरानी रखने व दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत भारतीय फौज इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी। सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत यह खरीद भी की जाएगी। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में पहले से ही मानव रहित हेरोन ड्रोन यानी कि हेरोन UAV है। भारतीय सैन्य दलों द्वारा लद्दाख सेक्टर में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके मौजूदा बेड़े में और हेरोन UAV की जरूरत है। हेरोन ड्रोन लगातार 2 दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरने और 10,000 मीटर की ऊंचाई से टोल लेने में सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद बने सूरीनाम के नए राष्ट्रपति। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने डेसी बाउटर्स की जगह ली है, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम मई में चुनाव हार गई थी। संतोखी ने ऐसे समय में सूरीनाम के नेतृत्व की बागडोर संभाली है जब उनके रिश्ते नीदरलैंड समेत दूसरे पश्चिमी देशों से खराब हो चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है जैविक उपज के लिए बनाए जा रहे विशेष कृषि क्षेत्र, और दूसरी न्यूज़ है उद्योगों के लिए उपलब्ध लैंड बैंक की मैपिंग कर रही है सरकार। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ
पिछड़े आदिवासी बहुल जिलों के किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार जैविक खेती पर बल दे रही है। जिन क्षेत्रों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग होता है, उन्हीं क्षेत्रों में विशेष जैविक क्षेत्र बनाए जाने पर सरकार का जोर है। खेती की कमजोर कड़ी को जैविक खेती से तत्काल में बदलने के प्रयास हो रहे हैं। जैविक उत्पादों की घरेलू बाजारों के साथ वैश्विक बाजार में पर्याप्त मांग है। जैविक उत्पादों की मांग के मद्देनजर इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा फायदा उन किसानों और छोटे उद्यमियों को मिलेगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। कोविड-19 के बाद की स्थितियों के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कृषि मंत्रालय विकास योजनाओं के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद देता है। इसका 60% हिस्सा किसानों को जैविक खाद, जैव कीटनाशक व वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए प्राप्त होता है। केंद्र सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट से इसका अध्ययन कराया है। इसकी रिपोर्ट के सकारात्मक नतीजे के बाद ही इसका प्रसार रोकने का फैसला लिया गया है। जैविक खेती में पैदावार शुरुआती दौर में जरूर घटती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, उद्योगों के लिए उपलब्ध लैंड बैंक की मैपिंग कर रही है सरकार। सरकार उद्योग एवं औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध लैंड बैंक की मैपिंग कर रही है। एक पूर्ण प्रभासी सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म तैयार करने की दिशा में भी काम हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यह बात कही है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एलईडी टीवी, सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सरकार भारत में सेमीकंडक्टर एफएबी प्लांट की स्थापना को लेकर भी प्रयासरत है। अधिकारियों को आईटी सेवाओं के निर्यात से जुड़े डाटा जुटाने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि हम उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर एक सिंगल विंडो का फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जहां उस खिड़की के पीछे दरवाजों का जाल नहीं होगा, वह सिंगल विंडो सिस्टम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैंड बैंक की मैपिंग भी की जा रही है। देश में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सही कीमत पर उपलब्ध हो। तो ये बिजनेस पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे। हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम आरोपितों के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि काफी लचर व्यवस्था है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे यशपाल सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि आत्मनिर्भरता की यहाँ पर नींव होगा, नींव बनाता कौशल का कार्यक्रम या कौशल कार्यक्रम। लॉकडाउन के दौरान ई स्किल पाठ्यक्रमों में नामांकन की संख्या 10,000 से बढ़कर 2.25 लाख के पार हो चुकी है, और ये किस तरीके से युवाओं को रोजगार देगा, उसके क्या फायदे होंगे, इस पर लिखा गया है आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा। और हमारा तीसरा आर्टिकल है पायलट की छुट्टी। जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस का घटनाक्रम चल रहा है, उसमें बहुमत साबित करने की होड़ मची हुई है। राजेश पायलट के एक तरफ कह रहे थे, सचिन पायलट, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट कह रहे थे कि मेरे पास 30 विधायक हैं, तो अब ऐसा नहीं है, और उनकी कांग्रेस के साथ ही छुट्टी लगभग तय है और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे। हमारा प्रजातंत्र विधि के शासन यानी कानून के राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि कोई आरोपित तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे पूर्णतः दोषी साबित न कर दिया जाए।
मापदंड रखा गया है कि 99 अपराधी भले छूट जाए परंतु किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक पूरा आपराधिक न्यायिक तंत्र है जिसके अंग पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका है। एक आपराधिक प्रक्रिया सहित यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम भी है। इसी के आधार पर मुकदमा चलता है और भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी के तहत दोषियों को दंडित किया जाता है। यह सारा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। वे भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ वे समाज में शांति स्थापित कर भारत की जनता का विश्वास भी जीतना चाहते थे। इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। आखिर चंद अंग्रेज इतने बड़े बड़े जिलों को कैसे चला लेते थे? तब लोगों को विश्वास था कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अंग्रेजों ने कानून का इकबाल कायम किया। तब पुलिस के मुकदमों में किसी गवाह के टूटने का या गवाही पर न जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तत्कालिक समाज की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। लोग झूठ बोलना पाप समझते थे और अपराधी का साथ देने में बेइज्जती समझते थे। अंग्रेजों के समय आजकल की तरह एनकाउंटर ना के बराबर होते थे। हवालात में कोई मर जाए तो ऐसो दंडित हो जाते थे। डीएमएसपी का ही निर्णय लगभग अंतिम होता था। न किसी जाति या पार्टी की बात आती थी और न ही किसी नेता की टांग घुसती थी। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। नेताजी अपनी टांग हर जगह घुसाए पड़े हैं और हर मामले का विश्लेषण जाति और पार्टी के वोटों के आधार पर होता है। दुर्भाग्य से आपराधिक न्यायिक तंत्र को आज के सामाजिक वातावरण के अनुसार सुधारने का कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं गया। 1970 के दशक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग बना, उसने 8 खंडों में व्यापक रिपोर्ट दी पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद न्यायाधीश वीएस मालिमथ की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए पर कुछ नहीं हुआ। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधार के आदेश दिए परंतु उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देश को इसका जवाब चाहिए। आज की एक गंभीर समस्या यह है कि शातिर अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिल पाती है। इस समय का कारण यह है कि कुख्यात अपराधी का न्यायालय में रखे जाने वाले साक्ष्यों को शून्य करना जानते हैं। उनके बाहुबल और धन बल के कारण कोई गवाही नहीं देता। पैसा लो या मौत, गवाह को यह संदेश काफी है। समुचित साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष पहुंचे, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम कौन सुधारेगा? गवाहों के मुकर जाने की लाइलाज बीमारी कौन ठीक करेगा? जब पुलिस विवेचना के दौरान गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करा सकती तो फिर 300-500 के पेज आरोप पत्र का क्या मतलब है? विवेचक जो केस के बारे में सब कुछ जानता है, उसके कोर्ट में दिए जाने वाले बयान को पूरी अहमियत क्यों नहीं दी जाती है? आखिर संदेह का लाभ हमेशा मुजरिम को ही क्यों मिलता है? क्या उस पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? क्या वादी यानी पीड़ित को राज्य कुछ मुआवजा नहीं दे सकता है? आज स्थिति यह है कि वादी तमाम हिम्मत दिखाता है, धमकी और प्रलोभन के बाद भी अदालत के चक्कर लगाता है, पर अक्सर उसे न्याय नहीं मिलता है। जब ऐसा होता है तो उसके साथ अन्य दूसरे लोग भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा खो देते हैं। हमें समझना होगा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम आरोपितों के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि हम विधानमंडलों में डकैती, हत्या, अपहरण के आरोपितों को आना नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की नींव रखता कौशल का कार्यक्रम। भारत एक युवा राष्ट्र है। यहाँ युवा जनशक्ति सबसे बड़ा वर्ग है। कौशल एक ऐसा साधन है जो देश के इस सबसे बड़े वर्ग के रूप में युवाओं को उत्पादक और सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। जब हम कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को सशक्त बनाने की बात करते हैं। यह सशक्तिकरण हमारे देश के नागरिकों को एक बेहतर कल देने के साथ ही एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक समुदाय के संयुक्त प्रयासों द्वारा हम सभी का लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि कोरोना महामारी से उबरने के बाद विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा वैश्विक बाजार में मांग और अवसर बढ़ेंगे, इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को उसकी कौशल और प्रतिभा के अनुसार वैश्विक जगत के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकें। श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना हमारा लक्ष्य है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें जैसा ही लॉकडाउन हुआ, उसमें जो श्रमिक हमारे बेरोजगार हुए, उसमें क्या हुआ कि अब बेरोजगारी की समस्या तो उनके सामने आ गई, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर थे। उन्होंने क्या किया कि जो ई स्किल कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन्होंने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। और वो रजिस्ट्रेशन जो अभी तक 10,000 के आंकड़े पर था, वो 2-3 महीने के अंदर 2.5 लाख पहुंच गया। यानी जो कामगार या युवा अब काम करना चाहते हैं, जो अपने राज्यों में लौट आए हैं, उन्होंने ई स्किल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी वो स्किल का कोर्स करना चाहते हैं ताकि वो स्वरोजगार पैदा करें और अपने खुद का रोजगार सृजित कर सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना ने लोगों को कुशल और उत्पादक बनाने के साथ ही उनमें एक आत्मविश्वास भरा है। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम से अनेक बड़े अवसर पैदा हुए हैं। अनेक बड़े कारपोरेट्स ने स्थायी कर्मचारियों के रूप में अप्रेंटिस को रोजगार दिया है। ई स्किल ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से 500 से अधिक पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ई स्किल के पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़े हैं और संख्या 10,000 से बढ़कर 2.25 लाख के पार हो चुकी है। महामारी के पहले जो ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, उनकी मांग और बढ़ी है। जन शिक्षण संस्थानों में पिछले 1 वर्ष में 4 लाख से भी अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारा प्रयास है कि हर जिले में एक जन शिक्षण संस्थान अवश्य स्थापित किया जाए। युवाओं को वैश्विक बाजारों में रोजगार के अवसर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हमने 116 जिलों में बड़े पैमाने पर स्किल मैपिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण वापस लौटे श्रमिकों को गांव में ही उनके आसपास रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इन श्रमिकों को काउंसलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, ताकि यदि वे वापस अपने काम पर जाना चाहें तो उनके पास बाजार की मांग के अनुसार कौशल हो। इसी कार्यक्रम में स्किल इंडिया ने उद्योग क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सैनिटाइजेशन डिस्पेंसर बनाकर कई थानों में लगाए गए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय PMKVY के साथ कार्य कर रहा है। कुछ अहम बदलावों एवं सुधारों के साथ 3.0 योजना लॉन्च करने की तैयारी है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक समूहों पर केंद्रित होगी। कोरोना महामारी के बाद भारत के पास एक ऐसी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का अवसर है जो दुनिया के लिए लाभकारी और आकर्षक हो सकती है। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमें विश्वास है कि युवा कौशल राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण योगदान देगा और एक नया भारत बनेगा, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत कहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। पायलट की छुट्टी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट की जिस तरह छुट्टी की गई है, उसके बाद उनके सामने अलग राजनीतिक रास्ते पर चलने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह गया है। अभी यह कहना तो कठिन है कि वह किस रास्ते पर जाएंगे, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक और युवा नेता को खोने जा रही है। इस पर गौर करें कि हाल के समय में जो तमाम नेता एक करके कांग्रेस से छिटके हैं, उनमें ज्यादातर वे हैं जो जनाधार वाले हैं। ऐसे नेताओं को खोने वाले किसी भी दल के भविष्य को शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद कांग्रेस नेतृत्व, खासकर गांधी परिवार, अब भी इस मुगालते से ग्रस्त है कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत वही है। निसंदेह यह मुगालता
चाटुकारिता सांस्कृतिक की उपज है। यह संस्कृति किस तरह हावी है इसका पता इससे चलता है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है। शायद ऐसे लोगों के बाहुल्य के कारण ही किसी भी स्वाभिमानी नेता का कांग्रेस में टिकना मुश्किल हो पा रहा है। जो भी हो, यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कुंठित हो रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती दिख रही है जो घुटन महसूस कर रहे हैं। प्रिया दत्त, जितिन प्रसाद जैसे युवा नेताओं की ओर से सचिन पायलट के प्रति जिस तरह सहानुभूति जताई गई है, उससे इसी बात की पुष्टि होती है कि कांग्रेस में युवा नेताओं की अपेक्षा हो रही है। पता नहीं सचिन पायलट क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई है उससे यही लगता है कि कांग्रेस ने तमाम सोच विचार के बाद यही पाया कि उनके लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं, यानी कि सचिन पायलट की अब कांग्रेस को जरूरत नहीं है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है विश्व के दूसरे नंबर के टेस्ट गेंदबाज बने जेसन होल्डर। जेसन होल्डर साउथ कैप्टन में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के दौरान अपनी टीम की अगुवाई करते हुए शानदार प्रदर्शन की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने पिछले 20 वर्षों में वेस्टइंडीज के किसी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, यानी अंक हासिल किया है। ये बात सच है क्योंकि वेस्टइंडीज लगातार हर पायदान पे नीचे रहता है। पहली पारी में 42 रन पर 6 विकेट सहित मैच में 7 विकेट चटकाने वाले होल्डर ने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग अंक हासिल किए, जो अगस्त 2000 में कोल्टनी वॉल्स के 866 अंक के बाद किसी वेस्टइंडीज के गेंदबाज के सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। होल्डर पहले टेस्ट के बाद गेंदबाजों की रैंकिंग में 35वें स्थान पर कायम है और ऑलराउंडरों की सूची में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 485 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। ऑलराउंडरों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने भी कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 431 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। तो ये आज का यानी 15 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।